ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अब प्रोडक्ट को कंसीडर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि के की वैल्यू निकालने के लिए मुझे सी की वैल्यू पता करनी है, राइट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे मुझे सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगते हैं, सॉल्व करने में मैथ्स में मजा आता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सो दिस इज द शॉर्टकट हियर। अल्फा बीटा निकालने की बजाय हम उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा ज्यादा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी एक फॉर्मेट में सॉल्व करना आ गया, लेकिन एप्लीकेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की नई नई ट्रिक्स और छोटे छोटे मेथड्स आपको आने चाहिए। यानी कि इनका प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्यों नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज इसके रियल जीरोस है ही नहीं स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो गया ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। हेलो एवरीवन, आई होप आपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लेसन वीडियो पूरा अच्छे से देख लिया है। एक सिंगल शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज कराया था, सारा एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस हमने समझाए थे। नहीं देखा है तो अब देख लेना। आज के इस मॉड्यूल में हम करने वाले हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। किसी भी लेसन को प्रिपेयर करने के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी तैयारी कैसी हुई है, क्या हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हैं और हम सीबीएसई के एप्लीकेशन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कामयाब होंगे या नहीं। तो आज हम करने वाले हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। इस पूरे मॉड्यूल के अंदर सारे वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली रीजन के सीबीएसई के बोर्ड पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं याद दिला दूं, इस चैप्टर में किस किस तरह से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अगेन देयर इज नो गारंटी, बट चांसेस हैं एक एमसीक्यू आने का 1 मार्क का और एक 3 मार्कर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के रैपिड फायर से। लेट अस डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस इन अ वेरी वेरी फास्ट मोड। The given linear polynomial y equal to fx has how many zeros? कुछ जीरोस दिए हैं, कुछ हमें जीरो का वैल्यू भी दिया है। ग्राफिकली हमने डिस्कस किया है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां और कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम इस केस में देखें तो एक ही जगह पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है 3। अगर हम ये देखें ऑप्शंस को, पहला 2 जीरोस नो, नेक्स्ट बी और सी में दोनों में 1 1 0 है, लेकिन जीरो का वैल्यू भी अटैच्ड है। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, हम चूज करेंगे ऑप्शन बी, दैट इज 1 0 एंड 0 इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली बिल्कुल इसके जैसा है। यहां पर हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, मेंशन नहीं है किसका है, पर हमें मालूम है ये पैराबोलिक कर्व है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, क्वाड्रेटिक का होगा। चलिए इसमें नहीं जाते, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। कितनी जगह पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज ओनली टचिंग द एक्स एक्सिस एट 1 point. So how many zeros? How many zeros of this you can see from x-axis? Only ones. Next question now. ये क्वेश्चन बिल्कुल उनके जैसा है बट ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन की बात मैंने लास्ट मॉड्यूल में बताई थी कि नंबर ऑफ जीरोस के साथ साथ जीरोस का वैल्यू रीड करना भी आ सकता है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल और क्वेश्चंस में सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस मेंशन थे, वहां हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताना था, लेकिन ये क्वेश्चंस में हमें वैल्यू ऑफ द जीरो भी बताना है। तो कौन सा मुश्किल बात है। हम इसको देखते हैं कि ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। और सबसे बढ़िया बात है, हमको इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिलता है -5, यहाँ मिलता है 0 और मिलता है यहाँ पर x इक्वल टू 7। तो 3 जीरोस कौन से हो गए, -5 0 और 7 जो है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो तीनों जीरोस आ गए और यहाँ पर तो जीरोस बताने थे, कोऑर्डिनेट्स हमको ऑलरेडी दिए हुए थे। बहुत आसान क्वेश्चन था। ग्राफिकली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर आसान होते हैं। एक छोटा सा चीज है ये, 3 क्वेश्चन एक साथ बिल्कुल एक जैसे। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरो सो एंड सो। कितने ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनके ये 2 मेंशन जीरोस हो सकते हैं। आप देखो कि जीरोस बदल गए हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा। तो मेन समझने की बात ये है, अगर 2 गिवन जीरोस हैं, 2 गिवन जीरोस हैं, तो उसके कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके वो दोनों जीरोस हों। अगर हम 2 जीरोस की बात करें तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक से शुरुआत होती है, राइट। क्वाड्रेटिक है, कोई एक क्यूबिक भी ऐसा हो सकता है जिसके ये 2 जीरोस हो और उसके साथ एक और भी हो, तो वो भी उसके 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो अगर इसमें क्वाड्रेटिक नहीं भी मेंशन है तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट अगर हम 6 क्वेश्चन में देखें, एक ऑप्शन है, 5th में भी है, लेकिन 4th क्वेश्चन में इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं है। तब आप सोचो कि फिर हम क्या लिखेंगे, 1 नो, 2 नो, 3 नो, मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा।
3 से ज्यादा हो सकते हैं। सो ये हमारा रिप्लेस करेगा इनफाइनाइट को, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 में वो वर्ड है इनफाइनाइट, क्वेश्चन 6 में भी है इनफाइनाइट। सो अगर 2 जीरोज हैं तो उसके कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके वो 2 जीरोज होंगे? इनफाइनाइट इज द राइट आंसर। इवन इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पूछा गया है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें इन्होंने जानबूझ के लिखा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक लिखते ही बच्चों के दिमाग में आता है क्वाड्रेटिक के तो भाई एटमोस्ट 2 ही जीरोज होते हैं, और 2 जीरोज के साथ तो एक क्वाड्रेटिक हमने बनाना सीखा है। दैट्स करेक्ट, लेकिन एनसीईआरटी का एक स्नैपशॉट मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ जहां पर हमने इसी एग्जाम्पल को मॉड्यूल में डिस्कस किया था, लेकिन इसको यहाँ रिलेट करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट की 2-3 लाइनें जो मैंने हाईलाइट किया, आई एम रीडिंग फ्रॉम देयर। सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हेन दे मेंशन वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में जहां सम और प्रोडक्ट हमें जीरोस का दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमारा बनता है x² + 3x + 1, और उसके जैसे ओके हम और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं इसको k से मल्टीप्लाई करके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर हम एक नंबर ले लें 2/3, 2/3 को अगर हम किसी और फॉर्म में लिखना चाहें तो सेम नंबर कैन बी रिटन एज 4/6, द सेम कैन बी रिटन एज 6/9। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, लेकिन हैं तो अलग अलग नंबर्स। इसी तरह से किसी भी पॉलिनोमियल को अगर किसी कांस्टेंट से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके कोएफिशिएंट्स बदल जाएंगे, कोएफिशिएंट्स जरूर बदल जाएंगे, लेकिन उसके रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विल स्टिल रिमेन द सेम। सो दैट्स द ब्यूटी। तो किसी 2 पर्टिकुलर जीरोस के साथ कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं? आंसर इज अगेन इनफाइनाइट, जो यहां नहीं है तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाएगी मोर देन 3। ठीक है, तो मोर देन 3 हमने यहां भी मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है जहां पर पॉलिनोमियल हमें इनकम्प्लीट फॉर्म में दिया हुआ है, और कोई इनकम्प्लीट डेटा वो होगा कोएफिशिएंट की फॉर्म में। कोई कोएफिशिएंट मिसिंग है, उसको हमें कंप्लीट करना है। यहां पर अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो k इज एट द प्लेस ऑफ c। ठीक है, तो हमें इसके लिए सिर्फ एक ही चीज सीखी हमने पॉलिनोमियल्स में, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, उसको हम यहां यूज करते हैं। मैंने लिख लिया सम अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि मुझे b की वैल्यू पता है, a की भी पता है, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा यूज करने से दूसरा जीरो मिल जाएगा। 1 0 2 दिया हुआ है, सम अगर मुझे पता हो तो हम दूसरा निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। अब -3 कैसे आया? -b/a को यूज करके आया। अल्फा की वैल्यू 2 हम ले लेते हैं तो बीटा की वैल्यू हमको मिल जाती है -5। अब बीटा की वैल्यू आ गई है, यानी कि दोनों जीरोस मेरे पास आ गए हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट को कंसीडर करें, अब प्रोडक्ट को कंसीडर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि k की वैल्यू निकालने के लिए मुझे c की वैल्यू पता करनी है, राइट? तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, c की जगह पे ही तो है k, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 × -5 और इक्वल टू k। तो यहां पर इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास k का वैल्यू आ जाता है -10, और जो बड़े आराम से ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। आने वाले 3-4 क्वेश्चंस बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं। हम सम और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप यूज करेंगे और मिसिंग कोएफिशिएंट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें फिर से देखो 6x² + 37x - k - 2, फिर से जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज द पोजीशन ऑफ द कांस्टेंट c, वो हमको मिसिंग है यहाँ पर, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, द बेस्ट पार्ट, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? आई होप सब क्लास 10 के बच्चों को मालूम है, फिर भी हम एक बार देखते हैं। अगर हम 2 ले लें तो उसका रेसिप्रोकल है 1/2, 3 उसका रेसिप्रोकल है 1/3, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आ जाता है। तो भैया 2 जीरोस मुझे दिए हुए हैं, हमने रिलेशनशिप्स यूज की है सम और प्रोडक्ट की, तो यानी कि अगर हम एक जीरो को अल्फा ले लें, दूसरे को 1/अल्फा ले लें, तो प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, और प्रोडक्ट होता है c/a, प्रोडक्ट होता है c/a, तो यानी c/a हमेशा 1 हो जाएगा।
और सी अपॉन ए 1 हो जाएगा, तो मतलब सी इक्वल टू ए हो जाएगा। तो क्लियरली मुझे वहां से दिखाई दे रहा है 6 इक्वल टू माइनस ऑफ के माइनस 2। फिर भी अगर ओरली ना कर पाओ, ये छोटा सा टेक्निक था, एमसीक्यूज में तुरंत हमें जल्दी से बेटा सॉल्व करने की टेक्निक आने चाहिए, लेकिन फिर भी गलती नहीं करनी है, तो इसको स्टेप्स देख लेते हैं। मैंने लिया अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, और यहाँ से मैंने अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा लिखा, तो वो अपने आप ही 1 हो जाएगा, और वो मैंने लिखा माइनस ऑफ के माइनस 2 अपॉन 6 और इक्वल टू आ गया हमारा, तुरंत वैल्यू आ जाती है के इक्वल टू -4। ओके, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई के इक्वल टू -4। आई होप जो पहले वाला शॉर्टकट ट्रिक था हमारा वो भी दिमाग में समझ आ गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे और शॉर्टकट्स। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k भी ट्वाइस दिया था। अब देखो रिलेशन बदल गया रिलेशन बदल गया, यहाँ पर एक 0 पिछले वाले केस में रेसिप्रोकल था, यहाँ पर डबल है। डबल का मतलब हो गया, अगर पहला 0 हमने ले लिया अल्फा, तो दूसरा हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट b और कोएफिशिएंट c दोनों की प्लेस पर k है, तो भाई हमें दोनों को डील करना पड़ेगा। तो एक तरफ मैंने सम का एक्सप्रेशन ले लिया, एक तरफ मैंने प्रोडक्ट का। अच्छी बात यह है कि a1 है, a1 होने से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा तुरंत आ जाता है 3k और अल्फा इंटू बीटा आ जाता है 4k। मैंने अल्फा और बीटा की जगह पर 2 अल्फा को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास आ जाता है 3 अल्फा इक्वल टू 3k, और 3 अल्फा इंटू 3k करते ही अल्फा का वैल्यू आ जाता है k। अल्फा अगर k आ जाता है, इसको हम दूसरी जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने से पहले अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो जाता है। सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2k, तो अल्फा स्क्वायर 2k है, अल्फा की जगह हम k को सब्स्टिट्यूट करते हैं, k स्क्वायर इक्वल टू 2k। इट्स अ क्वाड्रेटिक। एक क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए हमें दो वैल्यूज निकालनी होती हैं। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चिल्ड्रन। हालांकि यहाँ पर k इज अ नॉन जीरो वैल्यू, अगर k नॉन जीरो वैल्यू है तो हम इसमें k को कैंसिल करके k इक्वल टू 2 आंसर निकाल सकते हैं। आई होप जो मैं कह रही हूँ वो समझ आ रहा है। दिस इज k इंटू k इक्वल टू 2k। ठीक है, अगर k नॉन जीरो है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा k इक्वल टू 2। लेकिन इसको टेक्निकली क्वाड्रेटिक के फॉर्म में एक बार समझ लेते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक है हमारे पास k स्क्वायर माइनस 2k, उसको फैक्टराइज किया और दो पॉसिबिलिटीज में k 0 भी हो सकता है और k 2 भी हो सकता है। ये चीज हम आने वाले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब हम करेंगे तब आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया, वहां ऐसा नहीं किया। दैट इज वाई आई एम डिस्कसिंग इट हियर। एनी क्वाड्रेटिक विल हैव टू बी सॉल्व्ड फॉर 2 zeros and 2 roots। दो वैल्यूज निकलती हैं, फिर हम उसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल है या उनमें से एक इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट है। तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है, दो वैल्यूज हमने निकाले, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2। k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। वो ऐसा क्यों? अगर यहाँ पर k 0 हो जाता है तो यहाँ भी k 0 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा सिर्फ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के तो दोनों 0 0 ही होंगे ना, तो ये ट्वाइस वाला चीज हमारा गलत हो जाएगा। तो k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 2। थोड़ा सा शायद मैंने कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं, अगर हमें k का वैल्यू निकालना है तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट एंड आंसर इज गोइंग टू बी k इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और p ऑफ -2 निकालना है। p ऑफ -2 का मतलब है उसी पॉलिनोमियल में x की जगह पर हम -2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमने -2 सब्स्टिट्यूट किया, वी गॉट 4 - 10 प्लस 6 और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाता है 0, और 0 हमारे ऑप्शंस में है, ऑप्शन बी 0 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे मुझे सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगते हैं। ये मैं कहने लगना मैम ने सारी की सारी लाइंस, मैम के सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली कभी भी कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने में मैथ्स में मजा आता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब देखो कैसा पॉलिनोमियल है, px स्क्वायर a की जगह पर p है, -2 b इज इक्वल टू -2 एंड प्लस 3p, यानी कि c की पोजीशन पे 3p है। और एक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे भी दिया हुआ है, बट हियर द रिलेशनशिप इज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन a एंड अल्फा इनटू बीटा इज
सी अपॉन ए। इसी को साफ साफ लिख कर देखते हैं कैसे। हमने लिया सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, फिर हमने लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा। इसका मतलब हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए। दोनों में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अगर हम ए बी सी की वैल्यूज पॉलिनोमियल से पिकअप करके सब्स्टिट्यूट करते हैं, बड़े आराम से पी का आंसर आ जाता है 2/3 जो कि प्रेजेंट है। सिर्फ आपको एक करेक्ट स्टार्ट के साथ ये क्वेश्चन शुरू करना है और उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ द जीरोस विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, भाई यहाँ इस पॉलिनोमियल में तो बी का वैल्यू ही जीरो है। ए इज 1, बी इज 0 एंड सी इज -1। तो जहां पर बी 0 है तो माइनस बी अपॉन ए तो अपने आप 0 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, यहां से एक ट्विस्ट स्टार्ट हो गया है। व्हेन आई यूज द वर्ड ना ट्विस्ट, ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं है बट एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। पिछले अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए, पहले ग्राफिकल के किए, फिर दूसरी बार हमने वो क्वेश्चंस किए जहां पर दो जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप हमको दिया होता है। नाउ दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जहां पर अल्फा बीटा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मेंशन्ड है। इन अल्फा बीटा को फैक्टराइजेशन मेथड से डिटरमिन किया जा सकता है। 4x² minus 3x minus 7 is a complete quadratic polynomial जिसको हम आराम से फैक्टराइज करके अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। लेकिन ये 1 मार्क का MCQ क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने बैठोगे तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा एंड तब भी कोई गारंटी नहीं है कि ये आंसर ठीक आएगा कि नहीं, क्योंकि यू पैनिक व्हेन यू आर डूइंग अ MCQ। तो MCQ के लिए स्पेशली हमें शॉर्टकट्स और ट्रिक्स को दिमाग में रखना है और कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, एक या दो छोटी छोटी ट्रिक्स है, उसको ध्यान से सुनो। हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इस तरह से सिंप्लीफाई किया हमने कि किसी भी तरीके से उसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन में अल्फा प्लस बीटा आ जाए और अल्फा इनटू बीटा आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस बी अपॉन ए से और अल्फा इनटू बीटा को रिप्लेस कर देंगे सी अपॉन ए से। तो हमने यहाँ कैसे किया, इनका हमने एलसीएम लिया, तो ये अल्फा बीटा इनका एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें न्यूमरेटर मिल गया अल्फा प्लस बीटा और ये बन गया अल्फा इनटू बीटा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमने लिख लिया, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख दिया सी अपॉन ए और दोनों में ए इज डिनोमिनेटर में प्रेजेंट। तो अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर दें तो ये एक्सप्रेशन हमारी फाइनली बच जाती है प्यारा सा माइनस बी अपॉन सी। तो ये बात दिमाग में रख लो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के लिए लंबे रास्ते से जाने की बजाय पहले हम अल्फा निकालें, फिर हम बीटा निकालें, फिर 1 अपॉन अल्फा निकालें, फिर 1 अपॉन बीटा निकालें, फिर उनको ऐड करें। बाबा प्लीज डोंट डू दैट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या टेक्निक बनाई है, जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन होगा हम उसको सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करके किसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। 99% ऑफ द क्वेश्चंस, रादर सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ऐसा करके हो जाता है। सो लेट अस लर्न द ट्रिक्स। पहला मैंने बता दिया है, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो ये इतना बड़ा सारा करने की बजाय सिंपल माइनस बी अपॉन सी, और उसके लिए अब हम अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। माइनस और बी का वैल्यू है -3, बी का वैल्यू है -3, तो वो -3 हमने यहां लिख दिया और ये है सी, तो सी का वैल्यू है -7, सो -3 अपॉन -7, ये दोनों कैंसिल हो गए पर एक माइनस साइन अभी भी बाकी है। सो द आंसर इज -3 अपॉन 7 जो कि हमारे ऑप्शंस में है। अब ये समझ आ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बदल गई, पॉलिनोमियल यहाँ पर बदल गया है लेकिन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ही निकालना है। अब जल्दी से अगर हम रिकॉल करें, ये हमने कैसे लिखा, हमने लिखा इसको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा के फॉर्मेट में और कैंसिलेशंस के बाद मेरे पास बचा माइनस बी अपॉन सी। नाउ बी की वैल्यू है यहाँ पर 1 और सी की वैल्यू है -1। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो इसका आंसर आ जाता है सीधा 1। डन। तो ये समझ आ गया, ये है इसका नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा तो है नहीं, इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब जल्दी से याद करो कोई एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जिसके अंदर
अल्फा प्लस बीटा भी आ सकता हो और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आ सकते हो। अरे भाई फेवरेट आइडेंटिटी है, क्लास 7 से करते हुए आ रहे हो। कौन सी? a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, याद है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो मैंने उसको रीअरेंज करके लिखा a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। मैं इसको अगर इधर ले आऊं तो ये राइट साइड बन जाती है, बट मैं क्यों लेकर आऊं? मुझे निकालनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो आई कीप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन वन साइड और राइट साइड पे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा है क्या? इट इज द सम। एंड व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? इट इज द प्रोडक्ट। और सम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन ए। और जैसे ही हमने ये लिखा हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। सो दिस इज द शॉर्टकट हियर। अल्फा बीटा निकालने की बजाय हम उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म्स में लिखेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा। एंड हियर द आंसर इज 5/4। ठीक है, अब बिल्कुल देखो यही सारी चीजें रिपीट होकर आ रही हैं। पॉलिनोमियल बदल रहा है लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बदल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक दिस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम ये बात अब सीख चुके हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। रिप्लेस करते हैं जल्दी से यूजिंग द रिलेशनशिप्स। अल्फा प्लस बीटा को लिखा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अब तक तो सबको अच्छे से समझ आ गया है, सो आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट। ए स्क्वायर प्लस 2b। ये इस क्वेश्चन में ना बस मुझे एक चीज थोड़ी सी जरा कंफ्यूजिंग लग रही है। मुझे क्या मतलब बच्चों को लगती है, जैसा कि मुझे फीडबैक मिला है बच्चों से, बट आई एम शेयरिंग एंड थोड़ा केयरफुल। हम ए बी सी की बात कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि इस पॉलिनोमियल में ए और बी को अलग अलग पोजीशन पे रखा हुआ है, राइट? एक्चुअली अगर मैं आपसे पूछूं कि एज पर द जनरल फॉर्म व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, आपका आंसर हो जाएगा माइनस ए, राइट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? माइनस बी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ए और बी सेम सेम लग रहा है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। ऐसा दिमाग में रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, सो वी गेट द राइट आंसर ए स्क्वायर प्लस 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं, इस तरह का कर चुके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा। यहां पर दोनों की वैल्यू भी दी है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा ज्यादा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। और हमें देखनी है दोनों की वैल्यूज, ए और सी दोनों की वैल्यूज। अगर हम देखें यहाँ पर ए मिसिंग है और यहाँ पर सी मिसिंग है, हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो इसके लिए हम दोनों रिलेशनशिप्स ले लेते हैं। कौन सा? एक तरफ लेते हैं सम को ले लिया हमने 5 अपॉन ए। 5 अपॉन ए कैसे लिया? b का वैल्यू है -5, सो माइनस ऑफ -5 वुड बिकम 5 अपॉन ए। इसको सिंप्लीफाई किया, आराम से a आ गया 1/2। और जैसे हमारा a आ गया, दूसरी साइड पे हमने प्रोडक्ट ले लिया अल्फा बीटा, वो क्या हो गया? c अपॉन ए। c अपॉन ए की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा c का भी वैल्यू आ जाता है 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यस, नो, हाफ एंड c इक्वल टू 5। हाँ ठीक है, आप ऑप्शन बी। थोड़ा सा देखो नेगेटिव साइन में, कई बार जल्दीबाजी होती है, मुझे भी एकदम से देखकर लगा कि डी होगा क्या, पर डी में -1/2 है भाई। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? अब ये देखो दोनों क्वेश्चन मैंने सेम स्क्रीन पर ले लिए हैं बिकॉज ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस इज -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। भाई सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हमें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। कौन सा फॉर्मूला? जहां पर हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म लिखा था। ठीक है, तो हमने ये बना लिया था। तो एक्स क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल दो इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की यहाँ डाल दो। इन द फर्स्ट केस अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दिया हुआ है? -3। सो माइनस एंड -3 एक्स प्लस 2 क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, द नेक्स्ट पार्ट भी हम बिल्कुल ऐसे ही खत्म करते हैं। इस केस में हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू हमको दी हुई है 2, तो ये 2 आ गया यहाँ पर, ये प्रोडक्ट, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इजी क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 21,
Which of the following is a quadratic polynomial having zeros? अब देखो फिर से zeros कितने इंटरेस्टिंग है. तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करोगे बेटा बहुत टाइम खर्च हो जाएगा. इन एमसीक्यूज को करने का यही मजा है एंड दैट इज व्हाट सीबीएसई इज एम्फसाइजिंग अपॉन. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. आपने एक कॉन्सेप्ट को सीख लिया, उसको एक फॉर्मेट में सॉल्व करना आ गया, लेकिन एप्लीकेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की नई नई ट्रिक्स और छोटे छोटे मेथड्स आपको आने चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब इसमें दो बातें इन्होंने अच्छी करके दी हैं हमको. विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि कुछ ऑप्शंस हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं. कैसे करते हैं देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज. जीरोज क्या दिया हुआ है? -2/3 एंड 2/3. भाई -2/3 plus 2/3 will give me a 0. If they give me a 0, that means minus b upon a is 0. That means the value of b is 0. ठीक है, एक तो बात हमें ये समझ आ जाती है. और अल्फा इंटू बीटा से मुझे क्या पता चलता है? c by a. अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें तो आंसर इज -4/9. ठीक है, अब हम उसी को यूज करते हैं, उसी फॉर्मूला को. क्या था? x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 है तो हमने उसकी जगह पर 0 लिख दिया और प्रोडक्ट हमने निकाल लिया -4/9, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. अगर अब हम इसको मिलाएं अपने ऑप्शंस के साथ, ठीक है, तो एलिमिनेट करने के बजाय हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वी हैव टू टेक आउट अ फैक्टर आउटसाइड द ब्रैकेट. ये हो गया हमारा x² माइनस 4/9 और इसमें से 1/9 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा आंसर आ जाता है 9x² minus 4 and that is going to be option number D and that's the correct answer. ठीक है, क्वेश्चन 22. हाँ, ये एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम ओरली सॉल्व करेंगे, कोई कैलकुलेशंस नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज 5/3 एंड 0. ये मैंने अपने लेसन मॉड्यूल में बहुत डिटेल में बताया था कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, असर्शन रीजनिंग आ सकते हैं. क्या है वो कॉन्सेप्ट? यहाँ देखो, एक 0 है 5/3 और दूसरा है 0, यानी कि इनका प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा. क्यों 0 होगा? क्योंकि वन ऑफ द जीरोज इज 0. Okay, so alpha into beta would always be 0. That means C upon A would always be 0. अगर C upon A 0 है तो मतलब C 0 है, और C 0 है तो कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होगी पॉलिनोमियल में से. तो अगर हम इस क्राइटेरिया को देखें तो कौन सी ऑप्शन को हम रूल आउट कर सकते हैं? आंसर बाद में निकालेंगे, रूल आउट करते हैं. ये वाली ऑप्शन रूल आउट हो जाती है बिकॉज इसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है. ठीक है, और दूसरा कंडीशन, एक तो हमने 0 से पता लगा लिया. दूसरा, अगर ऑप्शन डी को देखो, अगर ऑप्शन डी को हम देखें तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल जीरोज में, दोनों फैक्टर्स में हमको x = 0 मिल रहा है. ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. अब बचे ये दो ऑप्शंस. ये दो ऑप्शंस ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है. फैक्टराइज्ड फॉर्मेट मतलब क्या? एक लीनियर फैक्टर एंड सेकंड लीनियर फैक्टर, वन लीनियर फैक्टर एंड सेकंड लीनियर फैक्टर. दोनों में फर्स्ट फैक्टर हमारा सेम टू सेम है, जिससे हमको 0 मिल जाता है, x = 0. ओके, लेकिन सेकंड लीनियर फैक्टर को अगर हम देखें तो यहां से मिलता है मुझे x = 5 और मुझे क्या निकालना है? मुझे चेक करना है फॉर द प्रेजेंस ऑफ 5/3. तो वो मुझे कहां से मिल रहा है? वो मुझे यहां से मिल रहा है, दैट x will be equal to 5/3. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मैंने समझाने में ज्यादा टाइम लगाया है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में आप कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन 23. ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. बड़ा एक सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है. एक पॉलिनोमियल दिया है, उसको फैक्टराइज किया, दो फैक्टर्स आ गए, उसके बाद दो जीरोस निकालना कौन सा मुश्किल काम है आपके लिए? आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल प्रिपेयर फॉर द चैप्टर. तो करेक्ट ऑप्शन आ गया डी. क्वेश्चन नंबर 24. इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर. अब हमको जीरोस दिए हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हर बार हम सम प्रोडक्ट लेते रहते हैं, कई बार जीरोस दिए हैं, कभी सम प्रोडक्ट दिया है. सो यू रिमेंबर कि कहां पर कैसे वैल्यू को यूज करना है. इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2n - 3, दो है तो सम इनका हो जाएगा -1 और प्रोडक्ट हो जाएगा -6. तो सबसे पहले तो हम इसी को एनालाइज कर लेते हैं, और जैसे ही हमको सम और प्रोडक्ट मिल जाता है तो सम होगा -a+1. ठीक है, उससे हमको मिल जाएगा, a का वैल्यू आ गया था हमारा 0, और जैसे ही हमने प्रोडक्ट को देखा, अल्फा इंटू बीटा हमारा आ चुका है -6, उससे हमको b का वैल्यू मिल गया -6. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज a0 b
-6. ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया. Question 25 now. Sum of zeros of the polynomial. Wow. Sum of zeros alpha plus beta minus b upon a. यहाँ पे b का वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है हमको, तो ऑप्शन इज 0. So option C is the correct answer. Question 26 is the last question on MCQs and the end of the module today. इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में आई विल कवर अप ऑल द 3 मार्कर्स एंड द केस स्टडी क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो कीप वाचिंग. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग. बहुत लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास अभी, क्योंकि लास्ट ईयर से आने शुरू हुए, उससे पहले से आने शुरू हुए, कम क्वेश्चंस है बेटा. एंड पॉलिनोमियल्स पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, और ये खास तौर पे एक स्पेशल क्वेश्चन है. The polynomial px equal to x square plus 3x plus 3 has two real zeros. This is their assertion. All right. और based on the concepts of class 10 जो आपने सीखा है अभी तक, इसके आप zeros निकाल ही नहीं पाओगे. क्यों नहीं निकाल पाओगे? Because इसके real zeros है ही नहीं. जब रियल जीरोज है ही नहीं तो हम उनको निकालने की कोशिश क्यों करें? अब ये हमको कैसे पता चला? जब आप क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने जाओगे बेटा, तब वहां पर ऐसा नहीं है कि आप पॉलिनोमियल्स कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भूल जाओगे, या अगर हम पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं कर सकते हैं. यू आर गोइंग टू गिव अ पेपर ऑन द एंटायर सिलेबस, राइट? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल इरादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ा हुआ है, वो है डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac. और अगर हम इस केस में देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी +3. ठीक है, अगर बी की वैल्यू हो गई है हमारी +3, तो बी स्क्वायर की हो जाएगी 3 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए क्या है यहाँ पर 1, ओके, और सी क्या है 3. तो ये हमारा बन जाता है 9 माइनस 12 विच इज इक्वल टू -3 विच इज लेस देन 0. और ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिवाइज करेंगे, पढ़ तो आप सब चुके हो. अगर d लेस देन 0 है तो देर आर नो रियल जीरोस और रियल रूट्स. ठीक है, तो ये हमारी असर्शन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे पता चलेगी अगर आपने इसमें डिस्क्रिमिनेंट यूज नहीं किया तो? ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, बट एमसीक्यू के लिए ये सबसे क्विक मेथड है ये जानने का कि यहाँ रियल जीरोस है ही नहीं. सो उस हिसाब से हमारा असर्शन हो गया इनकरेक्ट. लेकिन अगर हम रीजन को देखें, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव at most, this is most important, at most 2 real zeros. This is definitely a correct statement. तो हमारा आंसर हो गया A is false and R is true. That is the end of our MCQ discussions, and let's take a short break and I'll see you in the next module with all the 3 markers and the case study questions. So keep watching. Until then, goodbye.